नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू प्रशांत चतुर्वेदी ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है फ्रेंड्स SICLD एक्ट 2000 यानी कि सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। इसके एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, इसका डिटेल्स समझेंगे। क्या होता है सेमी कंडक्टर, क्या होते हैं सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, क्या होता है लेआउट डिजाइन, एक एक चीज इसकी डेफिनेशन समझेंगे। इसके अलावा SICLD से रिलेटेड जो भी हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो देखेंगे। रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस, क्या इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है नहीं बनता है, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। एक चीज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये SICLD। ठीक है, स्किप मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। क्या क्या रहेगा हमारा आज का कंटेंट, व्हाट इज SICLD, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ड्यूरेशन कितना होता है रजिस्ट्रेशन का, इन्फ्रिंजमेंट, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, SICLD एक्ट, SICLD रजिस्ट्रेशन फॉर्म और फीस, और उसके बाद में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और लास्ट में कवर करेंगे हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उनको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट। प्रीवियसली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द SICLD एक्ट जो ये था, ये किसके अंडर में था, ये था आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MeitY। लेकिन 17 मार्च 2016 के बाद से SICLD एक्ट और SICLD रजिस्ट्री अब ट्रांसफर कर दिया गया है DPIIT, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड ब्रॉट अंडर द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, यानी कि CGPDTM। आप सबको पता होना चाहिए ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, ये किसके अंडर में आता है, DPIIT। ऑर्गेनाइजेशन है हमारा CGPDTM, किसके अंडर में आता है, DPIIT। अब आप कहेंगे DPIIT क्या है, DPIIT यानी कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ, DPIIT फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, कॉमर्स मिनिस्टर आज की डेट में कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए, मिस्टर पीयूष गोयल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। सबसे पहली चीज, व्हाट इज SICLD। SICLD क्या होता है, देखिए सबसे पहले तो आपको बता देता हूं कहां पर मेंशन है ये डेफिनेशंस। सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट आपका मेंशन है SICLD एक्ट 2000 के सेक्शन नंबर 2R में, सेक्शन 2R। ठीक है, लेआउट डिजाइन ऑफ सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। लेआउट डिजाइन ये जो वर्ड है इसकी डेफिनेशन ये कहां पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 2H। ठीक है, सेक्शन नंबर 2H किसकी डेफिनेशन दी गई है, लेआउट डिजाइन की। और सेक्शन नंबर 2R में किसकी डेफिनेशन दी गई है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। अब देखिए बात करते हैं सेमी कंडक्टर की। तो आप सबको पता होगा, आप सब लोगों ने पढ़ा भी होगा, कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं। कंडक्टर्स पढ़ा होगा, इंसुलेटर्स पढ़ा होगा। कंडक्टर्स वो होते हैं जहां पर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इंसुलेटर्स जहां पर फ्लो नहीं करती है। इनके बीच में आता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मतलब कि जिसमें कंडक्टर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं और इंसुलेटर्स की भी प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, अब हमको इसकी डेफिनेशंस सिर्फ पता होना चाहिए क्या है, बाकी हमको ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, डेप्थ में नहीं जाना, हमें पढ़ना है SICLD एक्ट, तो हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। अब देखिए क्या होती हैं सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस ये आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये देखिए एम्पलीफायर है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, रजिस्टर है, कैपेसिटर है, ICs है, ट्रांजिस्टर्स हैं, डायोड्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं, सेमी कंडक्टर डिवाइसेस। और इधर आप देख रहे होंगे राइट साइड में ये आपका IC है, ये राइट साइड में जो आप देख रहे हैं ना, ये सब क्या है आपका IC। ये क्या है आपका रजिस्टर। ठीक है,
ये देखिए, इनको पूरा मिला के एक आप देख सकते हैं, राइट साइड वाला जो फिगर है आप इसको देखिए ध्यान से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का यूज किया गया है और इन सबको मिला के ये सारे कंपोनेंट्स जो भी हमारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं, ये सारे कंपोनेंट्स मिला के एक पूरा लेआउट तैयार कर दिया गया है, एक पूरा एक तरह से देखा जाए एक सिस्टम बना दिया गया है। ठीक है, यही होता है आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लेआउट डिजाइन। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स अ प्रोडक्ट हैविंग ट्रांजिस्टर्स हो सकते हैं, रेजिस्टर्स हो सकते हैं, एम्पलीफायर्स हो सकते हैं, कैपेसिटर्स हो सकते हैं एंड अदर सर्किटरी एलिमेंट्स विच आर इनसेपरेबली, देखिए एक होता है सेपरेट, इनसेपरेबली मतलब कि एक साथ, फॉर्म्ड ऑन और इनसाइड अ सेमीकंडक्टर मटेरियल और एन इंसुलेटिंग मटेरियल एंड डिजाइन टू परफॉर्म एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी फंक्शन। तो एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक पूरा फंक्शन होता है, उनको परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीजें मिला करके बनाई जाती हैं, इनको बोला जाता है सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट। सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए सेमीकंडक्टर का क्या है। ठीक है, सिलिकॉन बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सेमीकंडक्टर। सिलिकॉन क्या है? सेमीकंडक्टर। आप देखिए, अगर हम बात करें आज की डेट में इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी और अभी 21st सेंचुरी में इसकी इतनी डिमांड क्यों है? क्योंकि सेमीकंडक्टर एक बहुत वास्ट और बहुत तेजी से बढ़ता हुआ इंडस्ट्री है। सेमीकंडक्टर आज की डेट में अगर हम बात करें तो ताइवान पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो सेमीकंडक्टर बनाता है या मैन्युफैक्चर करता है वो कौन सी कंट्री है? ताइवान। और अगर देखा जाए तो मार्केट पे ऑलमोस्ट 60% का इनका मार्केट शेयर है ओवरऑल। ठीक है, और ये आज की डेट में बहुत तेजी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है सेमीकंडक्टर, और ये सभी जगह यूज हो रही है, आपका कंप्यूटर्स में, टेलीविजन में, इलेक्ट्रॉनिक जो आपकी वॉचेस आती हैं, स्मार्ट वॉचेस, मोबाइल फोन्स, इन्हीं सब जगह जितनी भी हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए ये सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में किसका यूज हो रहा है? सेमीकंडक्टर। और आगे आने वाला जो टाइम है वो आपको पता है किसका है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो सब जगह किसका यूज होगा? सेमीकंडक्टर का। और आप देख रहे होंगे, न्यूज में आप देखते ही होंगे, चाइना आए दिन ताइवान को परेशान करता रहता है। ठीक है, और इंडिया जो है अभी तक अपना सारा का सारा जो है क्या बोलते हैं, सेमीकंडक्टर जितने भी होते थे ये क्या करता था? इंडिया वहां से इंपोर्ट करता था। कहां से? ताइवान से। अब चाइना ताइवान को परेशान कर रहा है। आगे आने वाले समय में हो सकता है कि इंडिया के सेमीकंडक्टर जो आपका इंडस्ट्री है उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो अब इंडिया ने भी इस पर काम करना शुरू कर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं वो भी इंडिया में अब लगना शुरू हो गई हैं। ठीक है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेमीकंडक्टर। और ऐसा बोला जाता है कि आगे की जितनी भी सेंचुरीज हैं, जो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है उसको अगर उसने सेमीकंडक्टर के फील्ड में बहुत तेजी से डेवलप कर लिया तो वो वर्ल्ड लीडर भी बन सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं लेआउट डिजाइन ऑफ एसआईसी। ये तो नॉर्मल सी एक आपको जनरल इंफॉर्मेशन देनी थी कि ये सब चीजें क्यों जरूरत है इसकी। आगे बात करते हैं लेआउट डिजाइन ऑफ एसआईसी। जैसा कि मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया, द लेआउट डिजाइन ऑफ अ सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स अ लेआउट ऑफ द अरेंजमेंट of transistors and other circuitry elements expressed on a semiconductor integrated circuit। तो आप देख सकते हैं नीचे जो पूरा सर्किट बना हुआ है ये इसकी डोपिंग की जाती है। आप सब देख रहे होंगे, लाइंस होंगी, है ना, ये लाइंस हैं, ये डोपिंग की जाती है। ये पूरा सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसके ऊपर ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस रखी गई हैं। और ये जो पूरा हमारा फिगर जो आप राइट साइड में पूरा ये फिगर देख रहे हैं, यही है हमारा लेआउट डिजाइन। ठीक है, आ गया समझ में? आगे चलते हैं। देखिए क्यों जरूरत है इसकी, जो आपका सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट है इनको आईपी का प्रोटेक्शन क्यों चाहिए? द नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर लेआउट डिजाइंस ऑफ आईसीज अरोज इन लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग चिप पायरेसी। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं। सपोज आपका ये मोबाइल फोन है, ठीक है, मोबाइल फोन आपका खराब होता है, आपका मोबाइल फोन खराब होता है, कोई भी डिवाइस उसमें मान लीजिए सपोज गिर गया, डिस्प्ले टूट गया या डिस्प्ले चला गया, या मान लीजिए कोई भी आपका कनेक्टर है, चार्जिंग वाला पॉइंट सही नहीं कर, आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, वो आपसे क्या बोलेगा? आपको दो ऑप्शन देगा। पहला ऑप्शन देगा ओरिजिनल चाहिए या फिर डुप्लीकेट डाल दूं, कौन सा आपको चाहिए प्रोडक्ट? ओरिजिनल की कॉस्ट कितनी है? 10,000, डुप्लीकेट 500। तो आप क्या सोचेंगे? पैसे बचाने के लिए हम एक काम करते हैं, 500 रुपए का चला लेते हैं, इससे काम चला लेंगे। ठीक है, मान लीजिए, चलिए ये तो हमने सिर्फ इसकी बात करी, कंप्यूटर का बात करते हैं। चलिए कंप्यूटर की बात करते हैं।
मान लीजिए आपका कंप्यूटर खराब हो गया, ठीक है, हम मान लीजिए सपोज एक उसमें रैम खराब हो गई, या मान लीजिए आपके लैपटॉप में मदरबोर्ड ही चला गया, मदरबोर्ड ही पूरा खराब हो गया। अब आपने देखा होगा मदरबोर्ड बनता कैसे है, किसका यूज है, पूरा का पूरा एसआईसी, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट्स, पूरा का पूरा, ठीक है। रैम भी आपने देखी होगी, उसमें भी वो छोटी छोटी चिप्स लगी रहती हैं, वो सब क्या है, सब यही कुछ है, पूरा ए टू जेड जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है सब में सेमी कंडक्टर का यूज हो रहा है, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का। मदरबोर्ड खराब हो गई, आप पहुंचे उसके पास, वापस से आपको दो ऑप्शन देगा, क्या, ओरिजिनल लोगे या फिर डुप्लीकेट लोगे। ओरिजिनल बोलेगा कॉस्ट है उसका 25,000, एक एग्जाम्पल बस आपको दे रहा हूं, समझा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं इतना ही कॉस्ट है। डुप्लीकेट बोलेगा आपका 5,000 में काम हो जाएगा। आप क्या बोलेंगे, चलो यार पैसे बच रहे हैं, काम करते हैं 5,000 वाला ही डलवा लेते हैं, गारंटी कोई नहीं है, बस आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है जो ओरिजिनल जिसने बनाया, जिस कंपनी ने ओरिजिनल बनाया, उनको फाइनेंशियल लॉस होता है। क्यों, उनका प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है, क्योंकि डुप्लीकेट प्रोडक्ट सस्ते में मिल रहा है, वो ज्यादा बिकता है, ओरिजिनल बिकता ही नहीं है, डुप्लीकेसी हो जाती है, पायरेसी हो जाती है, तो उनका बहुत लॉस होता है। इसकी वजह से आईपी प्रोटेक्शन इनको चाहिए, और उसी की वजह से SICLD एक्ट 2000 बनाया गया है। बात आ गई समझ में। द नीड फॉर प्रोटेक्शन फॉर लेआउट डिजाइन ऑफ ICs अरोज इन द लाइट ऑफ द इंक्रीजिंग चिप पायरेसी वेयर आइडेंटिकल चिप्स वर सोल्ड एट लोअर प्राइसेस। जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, सेम टू सेम बिल्कुल वैसी चिप बना दी जाती हैं और बेची जाती हैं सस्ते दाम पर, कम दाम पर, जिसकी वजह से क्या होता है, कॉजिंग हैवी फाइनेंशियल लॉसेस टू द कंपनीज विच डिजाइन दीज चिप्स। उनको बहुत लॉस होता है, उसकी वजह से इनको ये आईपी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, और उसी की वजह से आया है SICLD एक्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, क्या है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप जो बनाने जा रहे हैं सर्किट, जो भी आपका डिजाइन है, ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव मतलब कि एकदम डिफरेंट है ना, एकदम अलग होना चाहिए, नॉट सिमिलर टू एनी अदर लेआउट डिजाइन, हैज नॉट बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एनीवेयर इन इंडिया और इन अ कन्वेंशन कंट्री। देखिए, कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड इसका क्या मतलब है, मतलब कि कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया हो, ठीक है, सिंपल आसान लैंग्वेज में समझें तो कमर्शियल पर्पस, दैट्स इट। तो इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि पहली चीज ओरिजिनल होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव एकदम डिफरेंट, एकदम अलग, एकदम यूनिक, नॉट सिमिलर टू एनी अदर लेआउट डिजाइन, किसी और लेआउट डिजाइन की तरह एकदम सिमिलर नहीं होना चाहिए। हैज नॉट बीन कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड एनीवेयर इन इंडिया, मतलब कि कभी भी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया हो, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप इसको रजिस्टर करा सकते हैं। अब देखिए, फॉलोइंग कैन नॉट बी रजिस्टर्ड एज लेआउट डिजाइंस, अ लेआउट डिजाइन विच इज, देखिए ये नीचे आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं, क्या है, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। देखिए, अगर आप ओरिजिनल है आपके पास, ठीक है, आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल है। अगर वो ओरिजिनल नहीं है तो आप रजिस्टर नहीं करा सकते। अब यहां पर बात आएगी किसकी, यहां पर हम बात करेंगे सेक्शन की। क्या है, सेक्शन नंबर 7। सेक्शन नंबर 7 क्या कह रहा है, सेक्शन नंबर 7 कह रहा है प्रोहिबिशन ऑफ registration of certain layout design। और अगर आप रजिस्टर कराना चाहते हैं उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो मैंने बता दिया है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो उसके नंबर है, उसके लिए हमारा सेक्शन है सेक्शन नंबर 8, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, ठीक है। देखिए, ये चीजें अगर ऐसा है कुछ, आप रजिस्टर करा ही नहीं सकते हैं, एग्जामिनर आपको वापस भेज देगा, बोलेगा हम करेंगे ही नहीं, ठीक है। ऑलरेडी कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड मतलब कि ऑलरेडी ऐसा यूज कर लिया गया हो कमर्शियल पर्पस के लिए, तो रजिस्टर नहीं होगा। यहां पर मैंने क्या बताया था, कमर्शियल पर्पस के लिए यूज नहीं किया गया हो, ठीक है, किसी और डिजाइन से मिलता जुलता ना हो। यहां पर क्या है,
अगर मिलता जुलता होगा, नॉट डिस्टिंक्टिव मतलब कि डिफरेंट नहीं है, ओरिजिनल नहीं है, सिमिलर है दूसरे की तरह। तो जब आप एक जो चीज ऑलरेडी है पहले से, सिमिलर है, ओरिजिनल नहीं है, कॉपी कर रहे हो आप, तो क्या ऐसी चीजों को आप रजिस्टर करा सकते हैं? नहीं करा सकते। वही तो वो कह रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और क्या होता है? ओरिजिनल है, डिफरेंट है, सिमिलर नहीं है, पहले से कभी यूज नहीं किया गया है ट्रेड पर्पस के लिए या कॉमर्शियल पर्पस के लिए, तो आप एलिजिबल हैं, रजिस्टर करा सकते हैं। और इसका अपोजिट कर दीजिए तो मतलब कि एलिजिबल नहीं है, रजिस्टर नहीं करा सकते। ठीक है, चलते हैं आगे। ड्यूरेशन, टर्म की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं। कितना टर्म मिलता है? द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। मतलब कि कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन यहां पर नीचे लिखा भी हुआ है, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन हेयर रेफर्स टू एक्ट्स ऑफ सेलिंग, लीजिंग, ऑफरिंग और एग्जिबिटिंग फॉर सेल और अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूटिंग सच SiC सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट फॉर कॉमर्शियल पर्पज एनीवेयर इन इंडिया और इन एनी कंट्री विच एवर इज अर्लियर। मतलब क्या कह रहे हैं ये, इसको ध्यान से समझिए। देखिए, सबसे पहले तो सेक्शन बता देता हूं किस सेक्शन में मेंशन है। ये आपका सेक्शन नंबर 15 में मेंशन है। ठीक है, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन पीरियड कितना मिलता है आपको? 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए। इसके बाद आप रिन्यू करा सकते हैं। फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन, आपने जिस दिन एप्लीकेशन दिया या तो उस दिन से काउंट होगा, एप्लीकेशन आपने जिस दिन दिया या तो उस दिन से काउंट होगा, या फिर अगर सपोज आप पहले से ही इसको यूज कर चुके हैं अपने बिजनेस में, ठीक है, ऑलरेडी यूज्ड, तो जब से आपने इसको यूज किया है, जिस डेट से अपने बिजनेस में आपने इसको यूज किया है, उस दिन से 10 ईयर्स। ठीक है, आ गई बात समझ में? जो भी पहले होगा एप्लीकेबल, अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन पहले दे दी, आपका यूज नहीं हुआ, तो इस डेट से आपको 10 ईयर्स मिलेगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप एप्लीकेशन बाद में देते हैं, आप पहले ही आपने उसका कॉमर्शियली पर्पस के लिए यूज कर लिया है, तो उस डेट से आपको 10 ईयर्स के लिए रजिस्ट्रेशन मिलेगा। वही यहां पर कह रहे हैं, द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन और फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आ गया समझ में? चलते हैं आगे। सेक्शन नंबर 15 है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन्फ्रिंजमेंट कब होता है, कब नहीं होता है, दोनों चीजें मैंने यहां पर बताई हैं, कब होता है और कब नहीं होता है। वेयर एनी पर्सन अदर देन द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ द लेआउट डिजाइन यूजेस द रजिस्टर्ड लेआउट डिजाइन इन एनी मैनर without the authorization of the owner, it will amount to infringement of the layout designs। मतलब क्यों, क्या कह रहे हैं? अगर ओनर की बिना परमिशन के, विदाउट एनी कंसेंट, विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर, बिना परमिशन के आपने किसी भी तरह से, एनी मैनर, किसी भी तरह से जो लेआउट डिजाइन के साथ छेड़खानी करी है, मतलब कि आप हो सकता है उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं कॉमर्शियल पर्पस के लिए, हो सकता है आप उसमें कुछ भी छेड़खानी करके एक नया डिजाइन बना दें। ठीक है, इसके अलावा आप उसको, हो सकता है बिना परमिशन के आप उसको दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो इन सब केसेस में क्या हो जाएगा? किसका केस बनेगा? जालसाजी का, इन्फ्रिंजमेंट का केस बनेगा। याद रखिएगा, किसका केस बनेगा? इन्फ्रिंजमेंट का। मेंशन है सेक्शन नंबर 18 में, सेक्शन नंबर 18 में मेंशन है। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखिए, अगर जालसाजी का केस बनता है तो आपको पेनल्टी मिलती है, पनिशमेंट। पेनल्टी कहां पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 56, सेक्शन नंबर 56 क्या कह रहे हैं, देख लीजिए कितना पनिशमेंट है। एनी पर्सन हु इन्फ्रिंजेस अ रजिस्टर्ड लेआउट डिजाइन एज पर द प्रोविजन अंडर द एक्ट विल बी पनिश्ड आइदर विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सटेंडेबल टू 3 ईयर्स, 3 साल का जेल हो सकता है, और इम्पोजिशन ऑफ अ फाइन रेंजिंग फ्रॉम 50,000 से लेके आपका 10 लाख तक का फाइन हो सकता है, या फिर दोनों हो सकता है। मतलब कि जेल भी हो सकता है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, और साथ में आपका फाइन भी हो सकता है। ठीक है, पेनल्टी, पनिशमेंट कहां पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 56। इन्फ्रिंजमेंट कहां पर मेंशन है? सेक्शन नंबर 18। देखिए, मैंने बताया आपके जो आपने डिजाइन बनाया, आपने सर्किट बनाया है, जो उसके साथ कोई छेड़खानी करता है,
उसको रिप्रोड्यूस कर देता है, मतलब कि दोबारा से बना देता है वैसा ही, या कुछ भी छेड़खानी करके थोड़ा बहुत चेंज करके एक नया डिजाइन बना देता है, और उसको बिना आपकी परमिशन के वो सेल कर रहा है, बिना आपकी परमिशन के डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सब क्या है? जालसाजी तो है। तो जालसाजी का केस बन जाएगा इन्फ्रिंजमेंट का, सेक्शन नंबर 18 में मेंशन है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, नॉन इन्फ्रिंजमेंट। नॉन इन्फ्रिंजमेंट किस केस में जालसाजी का केस नहीं बनता है? ऐसे क्या तरीके हैं? वेयर द लेआउट डिजाइन इज रिप्रोड्यूस्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ साइंटिफिक इवेल्युएशन, एनालिसिस एंड रिसर्च और टीचिंग, इट विल नॉट अमाउंट टू इन्फ्रिंजमेंट। अगर मान लीजिए आप लेआउट डिजाइन को रिप्रोड्यूस करते हैं, लेकिन किस पर्पस के लिए? रिसर्च पर्पस के लिए, साइंटिफिक इवेल्युएशन के लिए, आपको कोई एनालिसिस करना है, या टीचिंग पर्पस के लिए, तो फिर ये इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा, जालसाजी का केस नहीं बनेगा। और ये मेंशन है सेक्शन नंबर 16 में। सेक्शन नंबर 16 में नो एक्शन फॉर नॉन इन्फ्रिंजमेंट, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट। ठीक है, सेक्शन नंबर 16, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट, मतलब कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा जालसाजी का, कोई एक्शन नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब जालसाजी का केस ही नहीं बनेगा, नॉन इन्फ्रिंजमेंट हो जाएगा, इन्फ्रिंजमेंट का कोई केस ही नहीं बनेगा, तो फिर आपके अगेंस्ट कोई एक्शन भी नहीं लिया जाएगा। और ये मेंशन है सेक्शन नंबर 16 में, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट। किस केस में ये आपका नो एक्शन बनेगा? मैंने आपको बता दिया है। अगर आप रिप्रोड्यूस करते हैं साइंटिफिक पर्पस के लिए, टीचिंग पर्पस के लिए, रिसर्च पर्पस के लिए, तो फिर आपका इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्या कह रहे हैं, ऑल्सो इफ अ पर्सन मेक्स अ लेआउट डिजाइन आइडेंटिकल टू रजिस्टर्ड लेआउट डिजाइन बाय हिज इंडिपेंडेंट इंटेलेक्ट। मान लीजिए सपोज आपने कोई ऐसा डिजाइन बना दिया जो दूसरे डिजाइन से मिलता जुलता है, लेकिन आपने इंडिपेंडेंटली अपने माइंड का प्रयोग करते हुए बनाया है, अपना बुद्धि लगा के, अपने इंटेलेक्ट से बनाया है, तो भी ये इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। लेकिन इन दिस केस द कंसर्न पर्सन विल हैव टू प्रूव दैट देयर वाज नो इन्फ्रिंजमेंट। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये मैंने ना तो कोई चोरी करी है, ना ही मैंने कोई पायरेसी, ना ही कोई कॉपी करी, ना ही कोई मैंने इनके साथ जालसाजी करी, ना ही कोई छेड़खानी करी है। मैंने अपने खुद माइंड से अपना खुद का लेआउट डिजाइन बनाया है। ये आपको एक प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भी आपके अगेंस्ट इन्फ्रिंजमेंट का केस नहीं बनेगा। चलिए आगे चलिए, इंटरनेशनल एग्रीमेंट, एकमात्र एग्रीमेंट हुआ था, दैट इज वॉशिंगटन ट्रीटी, लेकिन आज की डेट में ये लागू नहीं है। वॉशिंगटन ट्रीटी ऑन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स 1989 हैज बीन साइंड बाय अ few countries including India, but the treaty is not in force as of now। बस याद रखिएगा, वॉशिंगटन ट्रीटी किससे रिलेटेड था? इंटीग्रेटेड सर्किट से रिलेटेड, आज की डेट में लागू नहीं है। ठीक है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट की बात हो गई। अब बात करते हैं फॉर्म, फीस, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, और लास्ट में रिवाइज कर लेते हैं सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ये आपके सामने स्क्रीन पर है, फॉर्म है, उनके साथ में आपके ये आपका फीस भी यहां पर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिजाइन, कौन सा फॉर्म यूज होगा? LD1। देखिए यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कौन सा, और यही एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे। ये सब नहीं पूछा जाएगा कि आप जो है उसमें किसी और को ऑथराइज कर रहे हैं तो कौन सा आपको फॉर्म देना है ना, किसी पर्सन को ऑथराइज कर रहे हैं या किसी पर्सन को आप मान लीजिए क्या बोलते हैं रजिस्टर्ड यूजर बना रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? वो ये होता है जो आप रजिस्ट्रेशन कराने जब जाते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं, तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म देते हैं तो कौन सा फॉर्म देते हैं? वो है LD1। तो इसलिए जो भी जितने भी एक्ट्स मैंने बता दिए हैं आपको, उनका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, उसके लिए जो फॉर्म लगेगा उनको जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी पढ़ने तो सारे हैं, लेकिन उन पर स्पेसिफिक ध्यान दीजिएगा, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नोटिस ऑफ अपोजिशन टू एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिजाइन, अपोजिशन को नोटिस देना है तो LD2। रिक्वेस्ट फॉर अमेंडमेंट LD6, रिक्वेस्ट टू रजिस्टर अ सब्सिक्वेंट प्रोप्राइटर ऑफ अ लेआउट डिजाइन अपॉन द सेम डिवोल्यूशन ऑफ टाइटल। आप अगर किसी और प्रोप्राइटर को रजिस्टर करना चाहते हैं उसके लिए LD10। एप्लीकेशन फॉर द रेक्टिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर LD12। अब देखिए रजिस्टर क्या वर्ड है यहाँ पर, रजिस्ट्रेशन नहीं, यहाँ बात किसकी हो रही है? रजिस्टर। रजिस्टर मैंने आपको बताया क्या होता है,
रजिस्टर मतलब कि रिकॉर्ड्स, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ एंट्री ऑफ अ रजिस्टर्ड यूजर ऑफ अ लेआउट डिजाइन, आप रजिस्टर्ड यूजर को वहां से उसकी एंट्री हटाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको फॉर्म देना होगा LD15। इस तरह से आप देख सकते हैं LD19 किसके लिए यूज होता है, LD20 है रिक्वेस्ट फॉर सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रार, LD22 रिक्वेस्ट फॉर डुप्लीकेट और फर्दर कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, आपको उसकी दोबारा कॉपी चाहिए, डुप्लीकेट कॉपी चाहिए, LD25 देना पड़ेगा। और देखिए ये लास्ट में आपका एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ लेआउट डिजाइन एजेंट, तो ये है आपका LDA1, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पर फॉर्म है, आप इनको रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, लेकिन जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट्स हैं उनको जरूर पढ़िएगा। जैसे कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जरूर ध्यान देखिए, पढ़ सारे लीजिएगा, याद करिएगा, बट कोशिश करिएगा कि जो इंपॉर्टेंट है उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। समझ में आ गया। बाकी ये इतने तरह के फॉर्म्स हैं हर एक एक्ट के अंदर जो कि पढ़ना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आपसे ऐसा नहीं कि वो ये पूछेंगे कि बताइए आपने अपोजिशन को अगर कोई नोटिस देना है तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म नंबर लगेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कौन सा, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, दैट्स इट, वही इंपॉर्टेंट है। लेकिन आप अगर पढ़ के जाएंगे तो आपका लॉस नहीं होगा। अगर मान लीजिए पूछ लिया बाई चांस एग्जाम में तो आपको एटलीस्ट पता तो है, ठीक है। चलिए, और ये फीस यहाँ पर मेंशन है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका फीस भी मेंशन है। अच्छा हाँ, एक चीज और, जो रजिस्ट्रेशन की हम लोग बात कर रहे थे, हमने बात तो कर ली, लेकिन ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं। कहां पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 8 में, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन कहां पर मेंशन है, सेक्शन नंबर 8 में। और फीस की अगर बात करें तो मेंशन है सेक्शन नंबर 89 में, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस देख लेते हैं, वही सेम प्रोसेस जो होता है हमेशा की तरह। क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस फीस, एप्लीकेशन फॉर्म प्लस फी, ये लेके आपको जाना होगा। इसके साथ साथ आपका वहां पर 3 सेट लगते हैं, आपके 3 सेट्स ऑफ ड्राइंग ऑफ लेआउट डिजाइन, ठीक। सबमिट करेंगे एग्जामिनर के पास या रजिस्ट्रार के पास, वो चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन करने के बाद वो क्या करेंगे, पब्लिश इन ऑफिशियल जर्नल। अच्छा, यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखने वाली है, वो क्या है कि जर्नल में कब तक पब्लिश करेंगे, विद इन 14 डेज। जब से इन्होंने आपका ये एक्सेप्ट कर लिया एप्लीकेशन, उसके 14 दिन के अंदर इनको इसमें पब्लिश करना होता है। पब्लिश करने के बाद क्यों पब्लिश किया जाता है, ये ऑब्जेक्शन रेज करने के लिए। अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो बता सकता है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्शन आएंगे। अब ऑब्जेक्शन के लिए टाइम मिलता है कितना, 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का टाइम मिलता है ऑब्जेक्शन के लिए। ऑब्जेक्शन कौन करेगा, जो अपोनेंट होगा, ठीक है, वो ऑब्जेक्शन करेगा। ऑब्जेक्शन के लिए वो रजिस्ट्रार को नोटिस दे सकता है, बताएगा कि इसमें ये है, ये ऑलरेडी पहले से यूज किया गया है, ये नया नहीं है, सिमिलर मार्केट में पहले से है, या किसी दूसरे आपका इंटीग्रेटेड सर्किट से मिलता जुलता है, सिमिलर है, तो ऑब्जेक्शन रेज करेगा। अब उस केस में क्या होगा, हियरिंग होगी, सुनवाई होगी। सुनवाई कौन करेगा, एग्जामिनर, या हम बोल सकते हैं रजिस्ट्रार। हियरिंग के बाद क्या होगा, हियरिंग के बाद 2 केस बन जाएंगे। कैसे केस, आपके फेवर में हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, आपके फेवर में हुआ तो एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक, सिंपल, दैट्स इट। आपके फेवर में हुआ, एक्सेप्ट हो जाएगा, आपको दे दिया जाएगा सर्टिफिकेट, मिल जाएगा आपको सर्टिफिकेट। रिजेक्ट नहीं मिलेगा आपको सर्टिफिकेट। ये एक सिंपल सा प्रोसेस है जिसकी हमने अभी बात करी। अब हमारा आता है सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट सेक्शंस। एक एक करके सारे सेक्शंस रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। शुरुआत से जो हम लोगों ने अभी तक सेक्शंस पढ़ लिए हैं उनको देखते हैं। सबसे पहले हमने कौन सा पढ़ा था, सेक्शन आपका 2R। 2R से शुरुआत करते हैं, सेक्शन 2R, ठीक है। क्या था ये, SIC, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, समझ जाइएगा, सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट लिख दे रहा हूं, नहीं तो सेमी कंडक्टर
इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। सेक्शन 2H, सेक्शन 2H लेआउट डिजाइन। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अपने सारे जो जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि सेक्शन 5, 6 तो इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए बता ही देता हूँ। सेक्शन 5 किसके लिए है? रजिस्टर। सेक्शन 6 रजिस्ट्री, रजिस्ट्री ऑफ लेआउट डिजाइन। देखिए दोनों में फर्क समझिए क्या है, रजिस्टर एंड रजिस्ट्री। रजिस्टर मतलब कि रिकॉर्ड्स, और रजिस्ट्री मतलब कि जहां पर वो रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, बस दैट्स इट। सेक्शन नंबर 7 हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 7 किसकी बात करी थी? प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ लेआउट डिजाइंस। प्रोहिबिशन ऑफ registration of certain layout designs, ठीक। सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 8 एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। आगे चलते हैं। सेक्शन नंबर 8 के बाद हम देखते हैं क्या पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्शन 8 था सेक्शन 15, ओके ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 15, ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन 15 के बाद सेक्शन नंबर 16 पढ़ा था ना, क्या था 16 में? नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट, नो एक्शन फॉर इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन नंबर 17 सीरियल वाइज हमेशा की तरह चलेंगे, आपको आसानी रहेगी याद करने में। सेक्शन नंबर 17 मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन जानना जरूरी है। क्या है? जो आपको राइट्स मिलते हैं जब आप इसको प्रोटेक्ट कराते हैं, रजिस्टर कराते हैं, तो आपको राइट्स क्या मिलते हैं वो डिफाइन करता है सेक्शन नंबर 17, राइट्स कन्फर्ड बाय रजिस्ट्रेशन, ठीक है। सेक्शन नंबर 18 किसकी बात करी थी? इन्फ्रिंजमेंट। सेक्शन नंबर 18 इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लेआउट डिजाइन। सेक्शन नंबर 56 पनिशमेंट, पनिशमेंट या हम बोल सकते हैं पेनाल्टी। सेक्शन नंबर 89 किसकी बात करी थी? एप्लीकेशन फीस की। दैट्स इट। और इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर दी एंड होता है, खत्म होता है पूरा का पूरा SICLD एक्ट दी एंड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मिस मत करिएगा दोस्तों, स्किप बिल्कुल मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है SICLD एक्ट 2000, ठीक है। सिर्फ अपना एक लास्ट टॉपिक बचता है PVP एंड FR एक्ट, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ वेराइटीज ऑफ प्लांट एंड फार्मर्स राइट्स एक्ट, ठीक। और उसके बाद WIPO एंड देन ट्रीटीज। दैट्स इट। So thank you very much and thank you for watching.